गर्मी में चूल्हे वाली बहू को मिली 10 एसी वाली ठंडी रसोई। प्रीति अपने ससुराल की 10 एसी वाली रसोई के अंदर खाना बनाने जाती है। वहां जाने के बाद वो एक एसी चालू कर देती है और वो बार बार हर दीवार पर लगे एसी को निहार रही थी और खाना बनाते हुए वो सोच ही रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में इतनी बड़ी रसोई क्यों है? एकदम ओपन रसोई है, इसके साथ इतना बड़ा हॉल अटैच है, रसोई के अंदर 2 एसी लगे हैं और बाहर 8 एसी लगे हैं। आखिर यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बस अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। आज इनसे मैं ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है। शाम को जब रोहन घर वापस आता है तब प्रीति उसके पास आती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ कहो, क्या बात है? मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारी रसोई के अंदर 10 एसी क्यों लगे हुए हैं और रसोई को भी इतना बड़ा क्यों बना दिया है? मतलब इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक रसोई है और एक डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कम से कम भी 10 एसी लगे हुए हैं, जबकि वहाँ पर भी सिर्फ एक एसी से काम चल सकता है। देखो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बस ऐसे ही हमने लगा दिया था। और आगे से इस बारे में तुम प्लीज किसी से कोई बात मत करना। अरे लेकिन ऐसा क्यों? आपने तो मुझे ठीक से कोई जवाब तक नहीं दिया। देखो प्रीति, प्लीज इस बारे में आगे से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, उसे वैसा ही रहने देते हैं ना। बस इतना समझ लो कि वो तुम्हारी 10 एसी वाली एक ठंडी रसोई है। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। बस अब ये बात दोबारा ना उठे, वरना ठीक नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि प्रीति के ससुराल की रसोई में 10 एसी लगे हुए थे? और जब उसने ये बात अपने पति से पूछने की कोशिश की तो आखिर उसने इस बात को बताने से और आगे इस बात का जिक्र करने से ही मना क्यों कर दिया? वहाँ किचन में क्लाउड किचन के आगे क्या बोर्ड लगा हुआ था? इन सब सवालों को जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। प्रीति भरी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो उसमें आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मैं तो सच में इस चूल्हे पर खाना बना बनाकर बहुत परेशान हो गई हूँ। ना तो कभी ठीक से जलने का नाम लेती है, ना ही ठीक से कभी खाना बनता है, ऊपर से इतनी गर्मी लगती है। अब तो सच में चूल्हे पर खाना बनाकर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस मुझे इस चूल्हे से राहत चाहिए, लेकिन मेरी फूटी किस्मत में ऐसा कहाँ। प्रीति ये सब सोच ही रही थी और फिर से फूकने से चूल्हे के अंदर रखी लकड़ी और कागज को फूंक मारती है और उसके बाद आग बढ़ती है और फिर कहीं जाकर आग जलना शुरू होती है। और जिसके बाद वो उस पर गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी कि पीछे चारपाई पर बैठी उसकी माँ परेशान होकर कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। अगर मेरी आंखें ठीक होती तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। मैं तो सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूँ और मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। बस करो माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? आप बिना वजह हर बात में अपने आप को क्यों कोसती रहती हो? और खबरदार, जो आगे से खुद को कभी भी बोझ कहा तो फिर देख लेना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, मेरी वजह से तेरी सारी जिंदगी इस चूल्हे के अंदर ही झोंक दी गई है। तू अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। मुझे छोड़कर तू वैसे भी कहीं नहीं जाती है। एक तरह तू मेरे साथ बंद कर रह गई है। मैं कहीं बंद कर नहीं रही हूँ माँ, मुझे ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है। आप ये सब छोड़ो, भैया और पिताजी आते ही होंगे, जल्दी से मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। प्रीति सबके लिए खाना बना देती है और थोड़ी देर बाद उसके पिता और उसका भाई रजत काम से घर वापस आ जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद वो दोनों सबसे पहले अपने हाथ मुंह पैर धो लेते हैं और उसके बाद सब खाना खाने बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो तो ये पहाड़ी इलाका कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग इतने गर्म इलाके में रहते हैं कि अपनी पुरानी चीजों को ही भूलने लगे थे। अच्छा है कि मैंने कुछ दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले ली, अब हम एंजॉय करेंगे। हाँ मम्मी, हम बचपन में जब पहाड़ी इलाके पर रहते थे तो वहाँ बर्फ में हमेशा खेलते थे और स्नोमैन बनाते थे। हाँ बेटा, मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी वीडियो भी रखी हुई है। कुछ दिन यहाँ आकर बिताने में कितना अच्छा लग रहा है। बड़ा रिलैक्सिंग है, चलो बर्फ के साथ खेलते हैं। रोहन, यश और रिया तीनों ही एक दूसरे के ऊपर बर्फ डालकर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। सभी एंजॉय करने के बाद वहाँ से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। इस तरह वो अपने हॉलीडेज वहाँ पर मनाने के बाद घर वापस आते हैं। देखा, यहाँ वापस आते ही कितनी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। मैं तो जल्दी से दोनों एसी चला देती हूँ। हाँ चला दो, वैसे भी यहाँ पर 10 एसी तो लगे ही हुए हैं। सब थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉल में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जब थोड़ी देर के लिए बाहर काम से गई थी तो सुनीता उठकर घर का काम करने की कोशिश कर रही थी। सुनीता की दोनों आंखें खराब थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अरे झाड़ू कहाँ रखी है? मुझे तो कहीं पर नहीं मिल रही।
इस लड़की ने मुझे अपना इतना आदी बना दिया है कि इसके बिना तो मुझे कुछ भी करना समझ ही नहीं आता है कि कैसे करना है। अरे क्या जिन्हें दिखता नहीं वो काम नहीं करते हैं क्या? लेकिन इस लड़की को तो बिल्कुल भी रास नहीं आता कि मैं 2 मिनट भी कुछ काम कर लूं तो। इस तरह सुनीता परेशान होकर झाड़ू ढूंढ रही थी ताकि वो घर में ही झाड़ू लगा सके और प्रीति की थोड़ी मदद हो सके। सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पूरे दिन इस तरह बस खाली बैठे रहना। वो ये नहीं देख सकती थी, लेकिन इस चीज का उसे बहुत ज्यादा दुख होता था। जब वो झाड़ू ढूंढ रही थी तभी उसका पैर एक चीज से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी प्रीति उसके पीछे से आकर उसे बचा लेती है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, ठीक हो। तुमने मुझे गिरने से जो बचा लिया। बस अब प्रीति इस बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तब वो गुस्से में सुनीता से कहती है, तो आपके पीछे से इस तरह अकेले काम करने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप कुछ भी करने की कोशिश मत किया कीजिए, और खासकर जब आप पीछे अकेली हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बेटा बस कर तू हमेशा बस 10 बातें सुनाती रहती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुझे इस तरह घर की जिम्मेदारियाँ खुद संभालनी पड़ती है। बचपन से ही तू इन सब कामों में लग गई थी। मेरा दिल बहुत दुखता है। कितनी बार कहा है कि आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर एक परिवार होता ही किस लिए है? एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए ना। मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है। अब आप आराम से बैठ जाइए, मैं खुद काम कर लूंगी। अब प्रीति पहले घर की साफ सफाई करती है। उसने पहले झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद वो फिर से चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। नीलिमा के यहाँ तो एकदम ठंडी रसोई है, उसकी रसोई में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, और यहाँ देखो हमारी तो गर्म रसोई है। इस तरह सोचते हुए प्रीति चूल्हे पर खाना बना रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन शांति के पास पंडित जी आते हैं। तब शांति भी ऑफिस ड्रेस में ऑफिस से घर वापस आई थी और फिर पंडित जी शांति को कुछ लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। तो बताइए आपको कौन सी लड़की अच्छी लग रही है? शांति के सामने प्रीति का फोटो आता है और उसे प्रीति बहुत अच्छी लगती है। शांति प्रीति को पसंद करती है और फिर कहती है, मुझे इस लड़की की फोटो बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। अरे ये लड़की बहुत ही अच्छी है, काफी अच्छे घर से आती है और एकदम संस्कारी लड़की है। लेकिन लड़की न तो ज्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही अमीर घराने से है। इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये शादी में ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमें इन सब चीजों की कोई परेशानी नहीं है। हमें तो बस लड़की चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा दे देता है, उस माँ बाप से भला और कोई सामान लेने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? अरे सच में बहन जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। मैं इतने रिश्ते करवाता हूँ लेकिन आपकी जैसी बातें कोई नहीं करता। अगर किसी की सोच ऐसी हो जाती है तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी के वहाँ से जाने के बाद वो सीधा प्रीति के घर जाते हैं और इस बारे में उसके घर वालों को बताते हैं। अरे मेरे हिसाब से आप लोगों को इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और मना नहीं करना चाहिए। लड़का बहुत अच्छा है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि उनकी लेन देन की भी कोई डिमांड नहीं है। आपकी बेटी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप कह रहे हैं तो अच्छा होगा। हम इस बारे में आगे आपको सोच कर बता देंगे। बाकी तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही है। ठीक है, आप कल तक कंफर्म बता देना और फिर मैं आगे बात कर लूंगा। इतना कहने के बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद प्रीति थोड़ा उदास होते हुए सबसे कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन प्रीति तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? इतने समय से तुम शादी के लिए मना करती आ रही हो। कुछ तो वजह होगी कि तुम्हें शादी नहीं करनी, क्योंकि अब ऐसे तुम कब तक घर में यूं ही बैठी रहोगी? तुम्हारी भी उम्र हो रही है और एक लड़की की सही समय पर शादी हो जाए तो वही अच्छा रहता है। मैं सब जानती हूँ कि इसे शादी क्यों नहीं करनी है। सब मेरी वजह से ही हो रहा है। एक तो पहले ही मैं बोझ बनकर बैठी हुई हूँ और ऊपर से अब इसकी शादी के बीच में भी आ रही हूँ। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम खुद को बोझ मत कहा करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुझे मुझे ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी तुझे इस हाल में देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुझे शादी कर लेनी चाहिए और हमारा यही फैसला है। अब तुझे मानना ही होगा। लेकिन माँ, मुझे आपको अकेले यहाँ पर इस हाल में छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरे जाने के बाद पीछे से आप अपना ध्यान कैसे रखोगी? पिताजी और भैया तो दोनों काम पर चले जाते हैं। आपकी चिंता बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से तुम्हारा भविष्य खराब नहीं कर सकते और हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ पर बैठा कर नहीं रख सकते।
लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, मेरी और भैया की शादी आप साथ में ही करवा दीजिए। कम से कम मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो घर में भाभी आ जाएगी और उसके बाद मम्मी को घर में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। प्रीति का ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और उसके बाद अगले दिन जब पंडित जी उनके घर आते हैं तो उन्हें ये सारी बात बताई जाती है। तो ठीक है, मैं आपको लड़कियों की फोटो दिखा देता हूँ, उसके बाद आप पसंद कर लीजिए और मैं लड़के वालों को भी आगे बता दूंगा कि आप लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन कम से कम हम लड़के वालों के साथ तो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। इस तरह रजत के लिए भी लड़की देखना शुरू हो जाती है और शाम को जब प्रीति और सुनीता दोनों बाहर बैठी थी तो उनकी पड़ोसन बाहर से ठंडा फलूदा और आइसक्रीम लेकर आ रही थी। अरे सुनीता और प्रीति, तुम दोनों क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस आराम से बैठे हैं। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तो बस अभी दुकान से ठंडा फलूदा और आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसा खाना ही थोड़ा कलेजे को ठंडक पहुँचा सकता है। इतना कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। हमने तो कभी फलूदा खाया भी नहीं है कि किस तरह का होता है। सब कहते हैं कि उसे खाने के बाद थोड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन कैसा होता है कभी किस्मत में खाना ही नहीं लिखा। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से अपने घर में चूल्हे वाली रसोई पर जाकर खाना बनाने लगती है। मुझे खाना बनाने का शौक है, लेकिन ना तो मेरे पास कोई सामान है जिसकी वजह से मैं खाने के लिए कुछ बना सकूं और ना ही हमारे हालात ऐसे हैं। काश मैं कुछ अच्छा बनाकर कभी अपने घर वालों को खिला सकती। बस इस चूल्हे के सामने बैठकर रोटी ही नहीं बनाने के लिए है। यूं ही दिन गुजरते हैं और वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर वाले प्रीति के घर आकर लड़की को पक्का कर देते हैं। देखिए बहन जी, हमें तो लड़की बिल्कुल पसंद है और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। हम कुछ शगुन का सामान लेकर आए हैं, ये आप रख लीजिए। दोनों परिवारों के बीच में शगुन का सामान एक्सचेंज होता है और इस तरह रिश्ता भी फिक्स हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजत के लिए भी लड़की देख ली गई थी और वहाँ पर भी रिश्ता फिक्स हो जाता है। अब कुछ ही समय बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों भाई बहन की एक ही मंडप में शादी करवा दी जाती है। प्रीति के मायके में उसकी भाभी आ जाती है और प्रीति वहाँ से विदा लेने के बाद अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है, जहाँ पर धूमधाम से उसका स्वागत करवाया जाता है। बेटा, दाहिनी पैर से कलश गिराकर तुम गृह प्रवेश करो। प्रीति गृह प्रवेश करती है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो नहा धोकर तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो नीचे आती है, जहाँ पर सभी पहले से ही हॉल में बैठे हुए होते हैं। नीचे इतना बड़ा हॉल क्यों है? प्रीति को आता हुआ देखकर शांति कहती है, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? जी मम्मी जी। तो बताइए भाभी, आप अपनी पहली रसोई में आज क्या बनाने वाली हैं? जो आप कहेंगे वही बना दूंगी। तो बेटा, आज तुम हमारे लिए पहले तो मीठा बना देना और उसके बाद पूरी सब्जी ही बना देना। आज तो पहली रसोई में सिर्फ तुम इतना ही बना दो। जी ठीक है मम्मी जी। अब प्रीति रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि रसोई के अंदर भी 2 एसी है और उनमें से एक एसी चल रहा था। भाभी, यहाँ पर गर्मी बहुत है सच में, और हम बहुत ही गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक एसी चला दिया है। अगर आपको ज्यादा गर्मी लगे तो आप दूसरा भी चला सकती हैं। नहीं, इतना बहुत है। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद प्रीति एक कढ़ाई लेती है और उस कढ़ाई को गैस पर रखने के बाद उसके अंदर बहुत सारा घी डालती है और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सूजी और आटा मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करने लगती है। काफी देर तक मिक्स करने के बाद वो उसके अंदर पानी और चीनी डाल देती है और उसके बाद उसे फिर से अच्छे से मिक्स करने लगती है। और ये सब करते हुए वो मन ही मन सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी सो रही हूँ और कोई सपना देख रही हूँ कि मेरे ससुराल की रसोई में 2 एसी लगे हुए हैं। मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत भी कभी ऐसे बदल सकती है। कहाँ मैं पहले इतनी गर्मी में परेशान होते हुए चूल्हे पर खाना बनाती थी और कहाँ अब रसोई में 2 एसी लगे हुए हैं। लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि रसोई में 2 एसी लगा रखे हैं। ये सब सोच कर प्रीति बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और हलवा बनाने के बाद वो सभी को जाकर हलवा देती है। सभी अपने घर में आई बहू के हाथ का सबसे पहले हलवा खाकर मुंह मीठा करते हैं। हलवा तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। हाँ, सच में बहुत ही लाजवाब है। भैया, भाभी अगर आपको कड़वा करेला देगी तो भी आपको वो मीठा ही लगेगा खाने में। इस तरह रिया रोहन के साथ मजाक कर रही थी और सभी हंसी खुशी हलवा खा रहे थे। तब रमेश प्रीति को शगुन देते हुए कहता है, ये लो बेटा, तुम्हारा पहली रसोई का शगुन। नहीं नहीं पापा जी। अरे बेटा, रख लो, इस तरह मना नहीं करते। वैसे भी तुम्हारे लिए है, तुम हमारे लिए घर की अन्नपूर्णा हो, तो इसे आशीर्वाद समझकर रख लो। शगुन लेने के बाद प्रीति वापस रसोई में चली जाती है और उसके बाद वो सब्जी काट कर सबसे पहले आलू की सब्जी बनाती है और उसके बाद आटा गूंथ कर सभी के लिए गर्मा गर्म पूड़ी बनाती है।
खाना बनाते हुए प्रीति सोचती है, मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। जब खाना बन जाता है तो सभी को वो खाना परोसा जाता है। सब खाना खाते हैं और सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में अपनी नई जिंदगी को शुरू करती है। अगले दिन प्रीति देखती है कि उसकी सास तैयार हो रही थी। बेटा, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे बाहर काम से जाना है। तुम पीछे से घर पर अपना ध्यान रखना और तुम्हारा जो भी खाने का मन करता है तुम खा लेना। जी ठीक है मम्मी जी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप जॉब करती हैं? बेटा, मैं फूड कंपनी में जॉब करती हूँ और कभी कभी फूड कंपनी के इंस्पेक्शन में भी जाती हूँ। शांति तो वैसे अधिकतर घर से वर्क फ्रॉम होम ही करती थी, लेकिन जब उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होता था तो वो ऑफिस जाती थी। अपनी सास के जाने के बाद प्रीति हॉल में टीवी चलाकर टीवी देखती है और अपनी सास को सुबह यूनिफॉर्म में देखकर टीवी देखते हुए प्रीति सोच रही थी, मुझे तो बचपन से कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मेरी सास कितनी अच्छी है, वो नौकरी करती है, काश मैं भी जिंदगी में कुछ कर पाती। अपनी सास को देखने के बाद प्रीति थोड़ा इंस्पायर होती है। दरअसल प्रीति ने बचपन में ही कुछ समय पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद उसके घर के हालातों की वजह से उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। शाम को जब शांति और रोहन घर वापस आते हैं तब वो प्रीति के लिए, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर वाली आइसक्रीम लेकर आ गई। और आज मैं सभी के लिए ठंडा ठंडा फालूदा लेकर आया हूँ, चलिए साथ में बैठकर खाते हैं। प्रीति सारा सामान लेकर रसोई में जाती है और आइसक्रीम फ्रिज में रखने के बाद वो कुल्हड़ में जो फलूदा था उसकी पन्नी हटाने के बाद उसमें चम्मच लगाकर सभी को फलूदा खाने के लिए देती है। अच्छा हुआ भैया, आप ठंडा ठंडा फलूदा लेकर आ गए, बड़ी राहत मिल रही है, आजकल गर्मी बहुत हो रही है। सच में, और यहाँ का फालूदा तो है भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। सब फलूदा खा रहे थे और प्रीति मन में सोच रही थी, मैंने भी आज पहली बार फलूदा खाया है, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, इतना ठंडा ठंडा और मजा आ रहा है। अगले दिन प्रीति घर का काम कर रही थी। घर का काम खत्म करने के बाद वो रसोई में सभी के लिए शरबत बना रही थी। तभी वहाँ पर उनकी एक पड़ोसन आती है। प्रीति देखो, मैं सबके लिए दही बल्ले लेकर आई हूँ, खाकर बताना कैसे हैं, आज मैंने पहली बार बनाए हैं। क्या सच में? दिखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। हाँ, पर हो सकता है कि खाने के बाद उतने स्वादिष्ट न लगे। मुझे बताना जरूर कि तुम्हें कैसा लगा। देखने में तो अच्छे हैं तो खाने में तो अच्छे ही होंगे, मैं जरूर बताऊंगी। अच्छा, अब रुकिए, मैं शरबत बना रही थी, मैं वो लेकर आती हूँ। प्रीति दही बल्ले लेकर रसोई के अंदर चली जाती है। उसके बाद नेहा के लिए शरबत लेकर आती है। नेहा शरबत पीती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। शरबत तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना ठंडा शरबत पीकर मजा आ गया। सच कहूँ तो आजकल रसोई ठंडी ठंडी करने में ही अच्छा लगता है। मन करता है कि सब कुछ सिर्फ ठंडा ही बनाऊं। अब ना तो कुछ गर्म बनाने में अच्छा लगता है और ना गर्म खाने में अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि बहुत कुछ बनाऊं, लेकिन मुझे काफी कुछ बनाना नहीं आता। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे भी कहाँ कुछ इतना बनाना आता है। आजकल तो ऑनलाइन कुछ भी रेसिपी मिल जाती है और तुम उसे देखकर बना सकती हो। और तुम्हारे घर में तो फिर भी 10-10 एसी वाली रसोई है, ऐसे में तुम्हें काम करने में कितना अच्छा लगता होगा ना। हाँ वो तो है। इतना कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रीति के मन में एक सवाल खटक रहा था। शाम को रसोई में जाने के बाद वो एक एसी चालू कर देती है तो वो बार बार दीवार पर लगे एसी को निहार रही थी और खाना बनाते हुए वो सोच रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में इतनी बड़ी रसोई क्यों है, एकदम ओपन रसोई, इसके साथ इतना बड़ा हॉल अटैच है, रसोई के अंदर 2 एसी लगे हैं और बाहर 8 एसी लगे हैं। आखिर यहाँ पर चक्कर क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बस अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। आज इनसे मैं जरूर पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है। शाम को जब रोहन घर पर वापस आता है तब प्रीति उसके पास आती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारी रसोई के अंदर 10 एसी क्यों लगे हुए हैं और रसोई को भी इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है। मतलब इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक रसोई है और एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर तो कम से कम 10 एसी लगे हुए हैं, जबकि वहाँ पर भी एक एसी में काम चल सकता था। देखो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बस ऐसे ही हमने लगा दिया था। और आगे से इस बारे में तुम प्लीज किसी से कोई बात मत करना। अरे लेकिन ऐसा क्यों, आपने तो मुझे ठीक से कोई जवाब भी नहीं दिया। देखो प्रीति, प्लीज इस बारे में आगे से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी है जैसा भी है उसे वैसा ही रहने देते हैं। बस इतना समझ लो कि वो तुम्हारी 10 एसी वाली एक ठंडी रसोई है। लेकिन प्रीति को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है इन सब चीजों के पीछे, क्योंकि इस तरह 10 एसी वाली रसोई बिना किसी कारण के तो नहीं हो सकती। प्रीति को ये बात जाननी थी, लेकिन वो अब किसी से पूछ नहीं सकती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। प्रीति को भी कुकिंग का काफी शौक था,
इसलिए अब प्रीति भी ऑनलाइन रेसिपी देखने के बाद कुछ कुछ बनाने की कोशिश करती है। आज प्रीति सभी के लिए ठंडी सेवइयां और साथ में फ्रूट कस्टर्ड बनाती है। वो गैस पर एक पतीले में दूध उबालने के लिए रख देती है। उसमें सेवई और चीनी डालने के बाद उसे अच्छे से पका लेती है और फिर जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उसे ठंडा करके फ्रिज में रख देती है। चलो एक काम तो हो गया। अब प्रीति फ्रूट कस्टर्ड बनाती है। फिर से एक पतीले में दूध उबालने के बाद उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालकर उसे अच्छे से गाढ़ा कर लेती है और उसके बाद उसके अंदर फ्रूट डालकर उसे फ्रिज में रख देती है। शाम को जब सभी ऑफिस और कॉलेज से घर वापस आते हैं और गर्मी से परेशान होते हैं, बाहर तो एकदम 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। बाप रे, इतनी गर्मी में तो हम उबल जाते हैं। पता नहीं आगे आगे और गर्मी बढ़ेगी तो क्या ही होगा। आज तो मैं भी इंस्पेक्शन के लिए गई थी। मैं भी परेशान हो गई हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। सभी गर्मी से परेशान हो रहे थे। प्रीति सबसे पहले सबको ठंडा पानी पीने के लिए देती है और उसके बाद सभी को खाने के लिए ठंडी सेवई और ठंडा फ्रूट कस्टर्ड देती है। जब सब खाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है, ठंडा ठंडा खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ भाभी, सच में खाकर तो मजा ही आ गया। एक तो इतना ठंडा है और ऊपर से इतना स्वादिष्ट भी है। इस तरह उन्हें प्रीति के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब से प्रीति ऑनलाइन रेसिपीज देखकर अलग अलग चीजें बनाना ट्राई कर रही थी और अगले दिन प्रीति नेहा के साथ बाजार जाती है। तुमने जो कल मुझे फ्रूट कस्टर्ड दिया था सच में बहुत अच्छा बना था। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया कि ऑनलाइन देखकर मैं कुछ भी बना सकती हूँ। तो अब तो मैं अलग अलग रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ। मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है। अच्छी बात है, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक और चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी सास हमेशा जब भी कोट पैंट पहनकर तैयार होकर जॉब पर जाती है तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मेरी सास तो मेरा रोल मॉडल बन गई है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। अरे जिंदगी में कुछ करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी थोड़ी ना होता है। तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो तो ऑनलाइन दूसरों को क्लासेस देकर उन्हें खाना बनाना सिखा सकती हो और पैसे भी कमा सकती हो। उसमें पढ़ा लिखा होने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, तुमने सही कहा, तुम तो बहुत अच्छी हो। उसके बाद दोनों बाजार से सब्जी और सारा जरूरी सामान खरीदने के बाद घर वापस आ जाती है और इस बारे में प्रीति शांति से बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो ठीक है, तुम अपना चैनल बना सकती हो और उस पर तुम सभी को खाना बनाना सिखा सकती हो। थैंक यू सो मच मम्मी। एक दिन प्रीति वनीला आइसक्रीम बना रही थी और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो अपने चैनल पर अपलोड करने वाली थी। 1 कप क्रीम, 1.5 कप कस्टर्ड मिल्क में थोड़ा वनीला एसेंस डालकर अच्छे से फेंट कर 6-7 घंटे फ्रीजर में रख दिया। साथ में प्रीति ने ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट की मदद से एक मिठाई भी बनाई थी। इस तरह वो आइसक्रीम और मिठाई बनाती है। वो जब सब खाते हैं, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। भाभी आपकी कुकिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होते जा रहे हैं। अब तो हमें हर रोज ही इस तरह की ठंडी ठंडी चीजें बनाकर खिलाती रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके हाथ का हर रोज कुछ अलग अलग ठंडा खाना खाकर। सब प्रीति की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन प्रीति ठंडा फलूदा बनाकर रोहन के साथ फलूदा आइसक्रीम और चॉकलेट मिठाई लेकर अपने मायके जाती है। वहाँ पर वो ठंडा फलूदा सबको खिलाती है। मैंने तो पहली बार खाया है, इसका स्वाद ऐसा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इसलिए तो मम्मी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे खुशी है बेटा कि तुम अपनी पसंद की चीजें कर रही हो और तुम वहाँ पर खुश हो। थोड़ी देर बाद वहाँ समय बिताने के बाद, ठीक है मम्मी, अभी हम चलते हैं, हम बाद में आपसे मिलने जरूर आएंगे। उसके बाद प्रीति और रोहन वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद प्रीति वही अपना रूटीन फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था। हमारी रसोई में इतने एसी क्यों हैं और आखिर इतनी बड़ी रसोई भी क्यों है? आज प्रीति को कुछ ज्यादा ही उत्सुकता हो रही थी, इसलिए वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाती है और आखिरकार शांति से जाकर पूछ लेती है, मम्मी जी हमारी रसोई में इतने एसी क्यों हैं और आखिर इतनी बड़ी रसोई भी क्यों है? आखिर हमारी इस ठंडी रसोई का राज क्या है? ये बात सुनते ही शांति को अजीब सा हो जाता है और अचानक से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रीति को बहुत बुरी तरह से डांट देती है। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, इस तरह तुम्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं बनता। अगर घर में कुछ भी है तो तुम्हें इस बात को जानने से क्या फर्क पड़ता है कि आखिर वो क्यों है और कैसे है? जाकर अपना काम करो। आज तक शांति ने प्रीति को कभी कुछ नहीं कहा था और आज अचानक से उसने प्रीति को इतनी खरी खोटी सुना दी। इसके बाद प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। शांति को भी बुरा लगता है और वो बाहर अपनी पड़ोसन सहेली शीला के पास जाती है। अरे तो तुझे बहू को इतनी बुरी तरह डांटने की क्या ही जरूरत थी? तू आराम से भी तो उसे समझा सकती थी। और मैं तो कहूंगी कि अब पिछली बातों को भूल जा। पूरे 15 साल बीत गए हैं, कब तक इस दुख को लेकर बैठी रहोगी? सही कह रही हो,
मुझे इन सब चीजों को भूलकर अब नई यादों को बनाना चाहिए। शाम को शांति घर वापस आती है, लेकिन शांति और प्रीति दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। प्रीति अब चुपचाप सबको खाना देती है और काम करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन अगले दिन शांति प्रीति को अपने पास बुलाती है। मुझे माफ कर देना बेटा, कल मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप हमसे बड़ी हैं, हमें डांट सकती है, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। तब शांति की आंखें नम हो जाती है। वो सारी बात बताती है। बेटा दरअसल यही पास में मेरी एक खास सहेली थी, हमें खाना बनाने का बहुत शौक था। हम दोनों ने साथ में मिलकर घर में क्लाउड किचन ओपन किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। इसके बाद मैंने सब बंद कर दिया। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उन सब चीजों के बारे में बात करने की और कुछ भी करने की। मैं घर में खाली बैठी रहती थी तो बड़ी परेशान रहती थी, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की ताकि मैं बिजी रह सकूं और इन सब चीजों के बारे में ना सोचूं। सच जाने के बाद प्रीति को बहुत बुरा लगता है। मम्मी जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो अंदर ही अंदर दुख जमा होता रहेगा। तुम सही कह रही हो बेटा, आज तुमसे इस बारे में बात करके थोड़ा हल्का मन हो रहा है। इस तरह प्रीति को अपनी 10 एसी वाली ठंडी रसोई का राज पता चल गया था और साथ में शांति को भी थोड़ा सुकून मिल रहा था। प्रीति अपनी ठंडी रसोई में ठंडा ठंडा खाना बनाकर सभी को रेसिपीज बताती है। शांति ने देखा था प्रीति कुछ करना चाहती है और उसके अंदर लग्न है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, इसलिए वो एक अहम फैसला लेती है। बेटा मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर फिर से अपना क्लाउड किचन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो पुरानी यादें हैं उनके साथ हम कुछ नई यादें बनाते हैं। क्या सच में मम्मी जी हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैंने देखा है कि तुम्हें खाना बनाना कितना अच्छा लगता है और अब तुम बहुत परफेक्ट भी हो गई हो, तो हम शुरू करते हैं। बाकी कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इस तरह दोनों सास बहू फिर से अपनी एक अलग रसोई का निर्माण करते हैं। वहाँ पर जो भी मरम्मत की जरूरत थी मरम्मत कराई जाती है और एसी पुराने हो गए थे तो उनकी जगह नए एसी बदलवाए जाते हैं। वो एक बड़ी सी 10 एसी वाली ठंडी रसोई थी, जिसके बाद वहाँ पर एक नया बोर्ड लगाया जाता है क्लाउड किचन के नाम से। अब तो तुम्हारा क्लाउड किचन भी खुल गया, अब तुम्हारी रसोई देखना बहुत मशहूर हो जाएगी। यहाँ पर तुम खाना बनाओगी और ऑनलाइन उसी खाने को तुम बेच सकती हो। इस तरह तुम्हारा बनाया हुआ खाना वेस्ट नहीं जाएगा और तुम उसकी रेसिपी ऑनलाइन शेयर कर पाओगी, तो तुम्हारे 2 फायदे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आज दोनों सास बहू का क्लाउड किचन में पहला दिन था। दोनों मिलकर ठंडी ठंडी चीजें बनाना ऑनलाइन सिखा रही थी और उन्होंने जो चीजें बनाई थी उनकी लिस्ट ऑनलाइन पोस्ट भी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें उसका ऑर्डर भी मिल जाता है। और देख बहू, जो आज हमने अपनी ठंडी रसोई में जो जो खाना बनाया है हमें उसका ऑर्डर भी मिल गया है, जल्दी से पैक कर दो, डिलीवरी वाला आता ही होगा। इस तरह दोनों सास बहू ने मिलकर अपना क्लाउड किचन चालू किया और उस पर ऑर्डर भी आने लगे थे। प्रीति ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रही थी। आप बहुत अच्छे तरीके से रेसिपी बताती हो, लेकिन हमें आपसे कुकिंग क्लासेस चाहिए। ठीक है, अगर हर कोई कुकिंग क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो हमें उसे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब साथ में उन्होंने कोचिंग देना भी शुरू कर दिया था। जी ठीक है, आप हमारी रसोई में आ सकते हैं और हम आपके सामने ही कुकिंग क्लासेस देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऑनलाइन से बेहतर आमने सामने सीखना पसंद करते हैं, इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रीति ऑफलाइन कुकिंग क्लासेस शुरू कर देती है। इसके बाद उसकी 10 एसी वाली रसोई में बहुत सारे स्टूडेंट सीखने आते थे और इसी चीज का ब्लॉग प्रीति ऑनलाइन भी शेयर करती थी। अब दोनों सास बहू मिलकर 10 एसी वाली रसोई का जिक्र जब अपनी ब्लॉगिंग में करती है तो इसी कीवर्ड की वजह से दोनों बहुत फेमस हो गई थी। देखो सब लोग आपके कितने दीवाने हो रहे हैं, हर किसी को आपकी ये 10 एसी वाली रसोई बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों ने कैसी रसोई को क्लाउड किचन में कन्वर्ट करके सब कुछ ही बदल दिया। सब लोगों को ये आइडिया भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों की वीडियो भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रीच आ रही है। अच्छा है कि हमने ये करने का फैसला किया। हाँ मम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा भी सपना पूरा हो गया। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदगी में कुछ कर पा रही हूँ। सबका सपोर्ट तुम्हारे साथ है हमेशा बेटा। इस तरह प्रीति को 10 एसी वाली ठंडी रसोई का राज भी पता चल जाता है और अब अपनी 10 एसी वाली ठंडी रसोई की मदद से प्रीति ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था।